नमस्कार दोस्तों, मैं बरखा शर्मा आपका डीलो जंक्शन में स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करेंगे बीएनएसएस के चैप्टर नंबर 32 के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 31 तक कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग भी हमारे साथ साथ इसको कंप्लीट कर रहे होंगे। यानी कि हम लोगों ने बीएनएसएस के चैप्टर नंबर 31 तक यूट्यूब पे कंप्लीट कर लिए हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने बीएनएस को भी कंप्लीट कर रखा है। कहाँ पे? यूट्यूब पे ये दोनों लेक्चर्स आपको साथ में मिल जाएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आरजेएस की वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है, तो जितने भी माइनर एक्ट हैं वो आपको मिल जाएंगे। मतलब जो पुराने वाले थे ना, 2019 से जो चलते आ रहे हैं, तो पुराने वाले माइनर लॉज आपको मिल जाएंगे। तो जो लोग चाहते हैं कि भाई हम प्रिपरेशन करें तो बीएनएसएस देख सकते हैं, बीएनएस देख सकते हैं। साथ में कुछ माइनर एक्ट हैं जैसे कि इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन हो गया, पॉक्सो हो गया, रेंट कंट्रोल हो गया, लिमिटेशन हो गया, एसआरए हो गया। ये सारे क्या है, हम लोगों ने यूट्यूब पे कर रखे हैं। अगर आप चाहें तो वहां पे जाके आप देख सकते हैं इनको, ठीक है। और बीएनएसएस हमारी कंप्लीट हो रही है इसके साथ साथ। और आप इसके अलावा कोई कोर्सेज देखना चाहते हैं तो डीलो क्लासेस की ऐप है, उस पे जाके आप कोर्सेज देख सकते हैं, ठीक है। आरजेएस का फुल कोर्स मिल जाएगा आपको। और साथ में ही क्या है कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको क्या होगा, इंफॉर्मेशन वगैरह मिल जाएगी। किसी भी तरीके की पीडीएफ वगैरह चाहिए तो वो डीलो क्लासेस की ऐप पर मिलेगी, ठीक है। मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि मैम पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ आपको मिलेगी डीलो क्लासेस की ऐप पर, ठीक है। और फाइनली हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 32, जो बात करता है हमारा निर्देश और पुनरीक्षण के बारे में, यानी रेफरेंस और रिव्यू के बारे में बात की जाती है, ठीक है। ये वही चैप्टर है जो हमारा है 30 चैप्टर नंबर 30 किसका है? सीआरपीसी का। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसको सीआरपीसी से कंपेयर करते हुए चल रहे हैं। क्योंकि जो आरजेएस आएगी ना, उसमें हमको क्या मिल रहा है कि हमको पुराने लॉ और नए लॉ दोनों पढ़ रहे हैं। तो जो भी हम क्या करेंगे, इनको कंपेयर करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे है 32 चैप्टर और यहाँ पे है 30 नंबर का चैप्टर। किस बारे में बात कर रहा है? निर्देश और पुनरीक्षण के, यानी कि रेफरेंस एंड रिविजन के बारे में बात की जा रही है। सॉरी, रिव्यू बोल दिया था, रिव्यू नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा रिविजन, ठीक है ना। तो निर्देश और पुनरीक्षण की जब बात की जा रही है तो 436 से 445 तो हमारे बीएनएसएस में आते हैं, जबकि 395 से 405 तक हमारे सीआरपीसी में आते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों के पास बीआरएक्ट होंगे। देखो सीआरपीसी का बीआरएक्ट तो हमारे पास है ही, लेकिन अगर बीएनएसएस का बीआरएक्ट भी हमारे साथ होगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, बीएनएसएस पढ़ रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं, सबसे पहले क्या आता है इसके अंतर्गत। सबसे पहले क्या बात कर रहा है, देखिए मैं जैसे कि आपको बता के आई हूँ कि चैप्टर नंबर 32 है बीएनएसएस का और चैप्टर नंबर 30 है हमारे सीआरपीसी का। सेक्शंस जैसे कि मैंने आपको बताए हैं 436 से 445 तक, और सीआरपीसी के सेक्शन होंगे 395 से 405 तक, जो निर्देश और पुनरीक्षण की बात करेंगे। क्या होता है इसके अंतर्गत कि जब न्यायालय क्या करता है, कोई निर्णय सुना देता है, जजमेंट सुना देता है, तो क्या करेगा व्यक्ति, या तो निर्णय को मानेगा, व्यथित पक्षकार होगा, या तो क्या करेगा, निर्णय को मानेगा। ये तो उसको करना ही होगा कि भाई इसको निर्णय मानना होगा, जो कोर्ट ने हमको निर्णय दिया है उसको। लेकिन इसके साथ साथ वो क्या क्या कर सकता है, या तो वो क्या करेगा, अपील दायर करेगा। और अपील का भी हम जस्ट चैप्टर इससे पहले पढ़ के आए हैं, तो जिन्होंने अपील का चैप्टर नहीं देखा है वो जाके अपील का चैप्टर देख सकते हैं। साथ में वो क्या करेगा, निर्देश कर सकता है और पुनरीक्षण कर सकता है। क्या कर सकता है, रेफरेंस कर सकता है और रिवीजन कर सकता है। जब वो रेफरेंस करेगा तो उसके लिए उसको पढ़ने पड़ेंगे 436 से लेके 437 के प्रावधान, और पुनरीक्षण करेगा तो 438 से 445 के प्रावधान करेगा, ठीक है। और जब हम सीआरपीसी की बात करते हैं तो ये ले लेता है यहाँ पे 395 और 396 को, और साथ में यहाँ पे ले लेता है 397 से 405 तक। ऐसे करके यहाँ पे सीआरपीसी के प्रोविजंस हो जाते हैं
और यहाँ पे किसके प्रोविजंस हो जाते हैं, बीएनएसएस के प्रोविजंस हो जाते हैं। आई बात समझ में? तो चलिए बढ़िए आगे। अब देखिए हम क्या करते हैं, जब भी किसी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो जैसा कि आप हमारे पढ़ाने का तरीका जानते होंगे, जो लोग हमसे रेगुलर पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर की इंडेक्स मेंटेन कर देते हैं स्टार्टिंग में, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि ये चैप्टर आखिर हमें क्या क्या चीजें बताएगा। तो सबसे पहले जो सेक्शन आता है वो आता है 436। 436 वही सेक्शन है जो 395 होता है हमारे सीआरपीसी का। क्या बोल रहा है, किसको दे रहा है निर्देश, उच्च न्यायालय को निर्देश, यानी कि रेफरेंस टू हाई कोर्ट। फिर 437 क्या बोल रहा है, वही सेक्शन है जो कि है 396 ऑफ सीआरपीसी। ठीक है, आई बात समझ में? तो हमेशा क्या करेंगे, 436 और 437 को हम पढ़ेंगे साथ में। क्या बोल रहा है इसके अंतर्गत, उच्च न्यायालय के विनिश्चय के अनुसार मामले का क्या किया जाएगा, निपटारा किया जाएगा, यानी कि डिस्पोजल किया जाएगा किसी भी केस को अकॉर्डिंग टू डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट। फिर देखिए 438 से 445 तक ये बात करते हैं हमारे किसके बारे में, रिवीजन के बारे में। सबसे पहले क्या बोल रहा है 438, पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अभिलेख मांग रहा है, यानी कि क्या मांग रहे हैं यहाँ पे, रिकॉर्ड्स वगैरह मांग रहे हैं, कॉलिंग फॉर रिकॉर्ड्स हो रहा है। वही सेक्शन है जो कि है 397 ऑफ सीआरपीसी। फिर देखिए सेक्शन 439 क्या बोल रहा है, जांच करने का आदेश करने की शक्ति। 439 बोल रहा है जांच करने का आदेश करने की शक्ति, वही सेक्शन है जो कि है 398 ऑफ सीआरपीसी। क्या की जा रही है, पावर टू ऑर्डर इंक्वायरी। सेक्शन 440 क्या बोल रहा है, सेशन न्यायाधीश की पुनरीक्षण की शक्तियां, यानी कि रिवीजन की किसकी पावर है, सेशन कोर्ट की। ठीक है, 440 बोल रहा है, और वही सेक्शन है जो कि 399 है हमारे सीआरपीसी का। 441 कहता है जो अपर सेशन न्यायाधीश होता है उसको क्या दी गई है, रिवीजन की पावर दी गई है, तो वो कैसे यूज करेगा, तो 441 बात कर रहा है। वही सेक्शन है जो कि 400 है हमारे सीआरपीसी का। सेक्शन 442 कहता है उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्तियां। ठीक है, उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्तियां। 401 है सीआरपीसी का, क्या दे रहा है यहाँ पे, हाई कोर्ट्स पावर ऑफ रिवीजन। सेक्शन 443 बोलता है उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण के मामलों को वापस लेने की या उसका ट्रांसफर यानी कि अंतरित करने की शक्ति। उच्च न्यायालय की क्या है, पावर है किस संबंध में, पुनरीक्षण के मामले में उसको विड्रॉ करने की और ट्रांसफर करने की। कहां पे दे रखी है, 402 ऑफ सीआरपीसी। सेक्शन 444 ऑफ बीएनएसएस कहता है पक्षकारों को सुनने का न्यायालय का विकल्प, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन की बात की जा रही है। तो ये वो सेक्शन है जो कि 403 है किसका, सीआरपीसी का। और फिर आता है 445। 445 वही सेक्शन है जो 405 है हमारे सीआरपीसी का। आप बोलेंगे मैम तो फिर 404 कहाँ पे गया यहाँ पे, तो जो 404 है सीआरपीसी का वो बात करता है जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट थे उनके विनिश्चय के आधार पर उच्च न्यायालय के द्वारा विचार किया जाना। और जो एमएम का कॉन्सेप्ट है, महानगर मजिस्ट्रेट का कॉन्सेप्ट है, वो बीएनएसएस ने क्या किया है, हटा दिया है। तो 404 यहाँ पे नहीं आया। लेकिन जब आप 404 को देखेंगे सीआरपीसी के संबंध में तो आपको बात ध्यान रखनी है कि ये बात करता है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बारे में। सेक्शन 445 कहता है उच्च न्यायालय के आदेश का प्रमाणित करके निचले न्यायालय को, यानी जो उसका सबऑर्डिनेट कोर्ट होगा, लोअर कोर्ट जो होगा, उसको भेजने की बात कर रहा है। जो हाई कोर्ट ऑर्डर देगा उसको लोअर कोर्ट को भेजा जाएगा सेक्शन 445 के अंतर्गत। ये तो हमारी इंडेक्स की बात हो गई। अब हम फाइनली हमारे चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जो शुरू होगा हमारे 436 से। तो जो जिन जिन लोगों ने इसको अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको लेक्चर कैसा लग रहा है। आपके कमेंट से हमको मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हमको लगता है कि आपके लिए और इस तरीके से आगे प्रयास किए जाए। ठीक है, अब सेक्शन 436 को देखिए, वही सेक्शन है जो 395 सीआरपीसी का है और बात कर रहा है उच्च न्यायालय को निर्देश देने की। किस बारे में बात कर रहा है, रेफरेंस टू हाई कोर्ट। तो निर्देश क्या होता है, मामले को उचित समाधान के लिए, यानी कि सही डायरेक्शन के लिए, सही निर्णय प्राप्त करने के लिए अपने वरिष्ठ यानी जो बड़ा होता है ना, बड़ा अधिकारी, उसके पास में भेजना। तो जहां किसी कोर्ट को लगे कि उसके पास कोई जो मामला है वो पेंडिंग है
और उस पर किसी अधिनियम यानी कि एक्ट हो गया, अध्यादेश वगैरह हो गया, जिसको कि हम ऑर्डिनेंस बोलते हैं, या फिर क्या हो गया, रेगुलेशन वगैरह हो गया, इनके संबंध में कोई लॉ का क्वेश्चन है, लॉ का प्रश्न है, विधि का प्रश्न है, तो उसका अवधारण यानी कि उस मामले को निपटाना जरूरी है। और ये जो एक्ट है, कोई जो अपना ये विनियम वगैरह है, आदेश वगैरह है, ऑब्लिगेशन वगैरह है, ऑर्डिनेंस वगैरह है, रेगुलेशन वगैरह है, ये क्या है, अप्रवर्तनशील है। इसका मतलब कि वो नॉन चेंजेबल है, ठीक है। लेकिन हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा घोषित नहीं किया, और कोर्ट क्या करेगी, अपनी राय और रीजन को रिकॉर्ड करते हुए, स्पष्ट करते हुए मामले का क्या करेगी, स्टेटमेंट तैयार करेगी, कथन तैयार करेगी, और उसको हाई कोर्ट के लिए विनिश्चय किया जाएगा, रेफर किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि किसको दिया जा रहा है, रेफर किसको किया जा रहा है, हाई कोर्ट को। याद रखने लायक पॉइंट है ये कि 436 में क्या किया जाता है, हाई कोर्ट को रेफर किया जाता है, उच्च न्यायालय को निर्देश दिया जाता है किस संबंध में, मामले के उचित समाधान के लिए। भाई मामला लगता है विधि का प्रश्न है, उसका समाधान किया जाना जरूरी है, तो हाई कोर्ट को रेफर किया जाएगा। फिर क्या होता है, सेशन कोर्ट अपने सामने जो भी पेंडिंग केस है, लंबित मामले हैं, उनके ऊपर जो लॉ के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उनको क्या करेगा, हाई कोर्ट के लिए रेफर कर देगा, और हाई कोर्ट उस मामले को सॉल्व करने तक क्या करेगा, जो अक्यूज्ड होगा, अभियुक्त होगा, उसको जेल में सौंप सकता है, और उसको कहेगा कि जब भी इसको हाजिर करना हो तो इसको आना होगा, और इस आधार पर क्या कर सकता है, उसको बेल के ऊपर छोड़ सकता है, ठीक है। आई बात समझ में, क्या होगा शॉर्ट में देखते हैं। निर्देश क्या होता है कि भाई कोई मामला होता है उसको वरिष्ठ अधिकारी को देना। जैसा कि आप जानते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम आती है, सबसे पहले किसके पास जाते हैं, पापा जी के पास, पहले मम्मी जी के पास जाते हैं, फिर मम्मी जी नहीं मानती तो आप पापा जी के पास जाते हैं। तो मामला किसको सौंपा जाता है, पिताजी को सौंपा जाता है। मम्मी क्या करती है, मामला किसको दे देती है, रेफर कर देती है पिताजी को। अगर लगता है कि भाई उस मामले में कोई सॉल्यूशन होना जरूरी है, तो मम्मी क्या करती है, उस मामले को पापा को सौंप देती है कि भाई पापा बताएंगे इसके ऊपर क्या करना है, ठीक है। तो ये वाला मामला हो गया। अब देखिए आगे, सेक्शन 437 कहता है उच्च न्यायालय के विनिश्चय के अनुसार मामले का निपटारा। तो ये वही सेक्शन है जो 396 है हमारे सीआरपीसी का। तो जब प्रश्न रेफर किया गया हो और हाईकोर्ट ऐसा ऑर्डर देगा जो भी उसको ठीक लगे, मामला आ गया किसके पास, पापा जी के पास। पापा जी के पास जब मामला आ गया तो उनको जो भी मामला सही लगेगा, अगर उनको लगेगा कि भाई इस बात को रेफर करना चाहिए, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, तो उसको उस मामले में हाँ कर देंगे, और नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, ना कर देंगे। ऑर्डर की कॉपी उस कोर्ट को भेजेगा जिसने निर्देश भेजा था। पापा जी को निर्देश किसने भेजा, भाई आप जाके मम्मी को बोले, मम्मी ने क्या किया, पापा को भेजा कि भाई बच्चा ये बोल रहा है, ठीक है, बच्चा ये बोल रहा है। तो फिर क्या करेंगे, पापा जी उसको क्या करेंगे, निर्देश दे देंगे कि भाई ये काम हो सकता है या नहीं हो सकता। उस निर्णय के अनुसार मामले को निपटाएगा, और खर्चे कौन देगा, इसका निर्देश भी कौन देगा, हाई कोर्ट के द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। सामान्य बात है, इतनी कोई डीप बात नहीं है। आगे चलते हैं। सेक्शन 438 कहता है कि वही सेक्शन है जो 397 है हमारे सीआरपीसी का। पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अभिलेख मंगाना। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, रिवीजन किया जा रहा है। तो कॉलिंग फॉर रिकॉर्ड्स टू एक्सरसाइज पावर ऑफ रिवीजन, ठीक है, रेफर खत्म हो गया, रिवीजन चल रहा है। तो क्या बोल रहा है, पुनरीक्षण, रिवीजन किसी मामले का दोबारा निरीक्षण करना। मतलब पुनरीक्षण का मतलब क्या होता है, रिवीजन क्या होता है, किसी मामले का दोबारा निरीक्षण करना। आप लोग भी तो करते हैं ना, आपने एक्ट को पढ़ा कि आज मैं पढ़ूंगा 1 से लेके 55 तक सेक्शन, ठीक है, 55 तक सेक्शन पढ़े, फिर इसको आप दोबारा देख रहे हैं दूसरे दिन, तो पहले 1 से लेके 55 तक पढ़ रहे हैं, तभी तो आप आगे बढ़ रहे हैं ना कि भाई 56 से 100 में आगे तभी पढ़ूंगा। तो ये क्या कर रहे हैं आप, यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं। तो किसी मामले का दोबारा निरीक्षण करना क्या होता है, पुनरीक्षण कहलाता है। हाईकोर्ट या सेशन जज अपने लोकल जुरिस्डिक्शन के अवर जो दंड न्यायालय होता है, जो नीचे का न्यायालय होता है, उसके सामने किसी कार्यवाही के किसी रिकॉर्ड यानी कि अभिलेख, या उसने कोई निष्कर्ष दिया, कोई पनिशमेंट वगैरह दी, दंडादेश वगैरह दिया, उसने कोई ऑर्डर दिया, उसकी जांच के बारे में, वैधता के बारे में, वैलिडिटी के बारे में, उसकी रेगुलरिटी के बारे में क्या कर सकता है, समाधान मांग सकते हैं, और उसका क्या कर सकते हैं, एग्जामिनेशन वगैरह भी किया जा सकता है, परीक्षा भी की जा सकती है। रिकॉर्ड मांगते समय क्या करेगा पुनरीक्षण न्यायालय, रिकॉर्ड की परीक्षा लंबित रहने तक किसी दंडादेश का निष्पादन भी निलंबित कर सकता है। भाई उसके पास रिवीजन के लिए मामला आया, तो जब तक वो रिवीजन करेगा, वो चीज उसके पास रखी हुई है, लंबित है कि भाई रिवीजन को पेंडिंग रख रखा है, तो जो दंडादेश दिया गया है, पनिशमेंट दिया गया है, उसका भी क्या कर देगा, निलंबन कर देगा कुछ समय के लिए, ठीक है। और अक्यूज्ड को बॉन्ड पर यानी बंद पत्र पर और जमानत पत्र पर क्या कर सकता है,
छोड़ सकता है। ठीक है, और पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग कब कब किया जा सकता है और कब कब नहीं किया जा सकता? तो अपील, जांच, विचारण, यानी कि अपील हो गई, इंक्वायरी हो गई, ट्रायल हो गई, या कोई अदर प्रोसीडिंग में कोई भी जो अंतर्वर्ती आदेश वगैरह किया गया है ना, उस समय क्या नहीं है, इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो बढ़ते हैं हम लोग आगे कि हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट में अगर आवेदन किया गया है तो किसी अन्य कोर्ट में नहीं किया जाएगा। कोई नहीं है यहाँ पे, अन्य कोर्ट में नहीं किया जाएगा। भाई यहाँ पे अगर पुनरीक्षण का आवेदन कर रखा है, रिवीजन के लिए एप्लीकेशन लगा रखी है, तो किसी भी अन्य कोर्ट में इसके लिए आगे क्या नहीं किया जाएगा, आवेदन वगैरह नहीं किया जाएगा। अब देखिए आगे सेक्शन 439 क्या बोल रहा है कि वही सेक्शन है जो 398 है सीआरपीसी का। इसके अंतर्गत क्या होता है, किसी रिकॉर्ड की परीक्षा करने या किसी अन्य काम के लिए हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट क्या करेगी, सीजेएम यानी जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है हमारा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को निर्देश दे सकता है कि जो परिवार सेक्शन 226 और 227 में खारिज कर दिया गया है, या किसी अपराध के अभियुक्त ऐसे व्यक्ति के मामले की जो उन्मोचित कर दिया गया है, या तो जांच स्वयं करेगा या फिर किसके द्वारा कराएगा, अधीनस्थ मजिस्ट्रेट के द्वारा कराएगा। इसका मतलब हो गया किसी मामले में हाई कोर्ट या सेशन जज क्या करेगा, सेशन कोर्ट क्या करेगा, सीजेएम को निर्देश देगा कि भाई अगर कोई मामला लगता है तो उसकी जांच या तो वो क्या करेगा, स्वयं करे, या फिर किसी अपने अधीनस्थ न्यायालय यानी जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होता है ना, सबऑर्डिनेट कोर्ट, उसके द्वारा क्या करे, मामले की जांच कराए। आई बात समझ में? इस तरीके का अगर एक चार्ट अपनी इंडेक्स के पास में बना लोगे तो आपको क्या होगा, आसानी हो जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में? तो देखिए सेक्शन 440 क्या बोलता है कि वही सेक्शन है जो 399 का है सीआरपीसी, सेशन न्यायाधीश के पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग। तो देखिए जो हाई कोर्ट की पुनरीक्षण की शक्तियां और सेशन कोर्ट की पुनरीक्षण की शक्तियां होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, तो इनके आगे आप क्या कर लीजिए, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए कि भाई ये होता है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। ऐसी किसी कार्यवाही के मामले में जिसका रिकॉर्ड सेशन कोर्ट में स्वयं मंगाया है, उन सभी या कुछ शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जो हाई कोर्ट की है। तो यहाँ पे हाई कोर्ट कौन सी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है, यहाँ पे सेशन कोर्ट उन शक्तियों का प्रयोग कर रहा है जो किसकी है, हाई कोर्ट की है। उच्च न्यायालय के प्रति निर्देश का अर्थ सेशन न्यायालय के प्रति निर्देश है। अगर हाई कोर्ट को किसी तरीके का निर्देश किया जाता है तो ऐसा माना जाएगा वो सेशन न्यायालय के प्रति भी निर्देश है। सेशन न्यायाधीश के समक्ष पुनरीक्षण का आवेदन किया यानी रिवीजन का आवेदन किया, एप्लीकेशन लगाई, तो सेशन कोर्ट का विनिश्चय क्या होगा, अंतिम होगा, और फिर इसके बाद हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट कहीं पे भी आप रिवीजन की एप्लीकेशन नहीं लगा सकते हैं। पुनरीक्षण की कार्यवाही इसके बाद ग्रहण नहीं की जाएगी, एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। अब देखिए सेक्शन 441 क्या कहता है, सेक्शन 441 कहता है वही सेक्शन है जो 400 है हमारे सीआरपीसी का। अपर सेशन न्यायाधीश जो होता है उसकी क्या पावर होती है, तो उसकी वही सभी पावर होती है जो कि किसकी होती है, सेशन कोर्ट की होते हैं। सिंपल बात हो गई, लेकिन ये प्री का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। फिर देखिए सेक्शन 442 क्या बोलता है कि वही सेक्शन है जो 401 है हमारे सीआरपीसी का। यहाँ पे क्या दे रखी है, उच्च न्यायालय के पुनरीक्षण की शक्तियां दे रखी है। इससे पहले हम देखिए पढ़ के आए थे सेक्शन 440 में क्या, सेशन कोर्ट की पुनरीक्षण की शक्तियां, तो इसको रीड विद कर लीजिए। सेक्शन 440 में क्या बताया था, सेशन कोर्ट की पुनरीक्षण की शक्तियां, और यहाँ पे हाई कोर्ट की पुनरीक्षण की शक्तियां लिख रखी है। तो ऐसी कार्यवाही जिनका रिकॉर्ड हाई कोर्ट ने स्वयं मंगाया है या फिर उसको किसी अन्य तरीके से पता लगा है, तो सेशन कोर्ट की सभी शक्तियों का वो क्या कर सकता है, यूज कर सकता है, प्रयोग कर सकता है। पुनरीक्षण में जो भी न्यायाधीश पीठासीन होगा और उनकी राय समान हो तो मामला 433 के अकॉर्डिंग किया जाएगा। ठीक है, और आदेश से पहले अभियुक्त को स्वयं या अभिवक्ता के द्वारा सुने जाने का अवसर दिया जाएगा। या तो अभियुक्त जो होगा वो या तो स्वयं कोर्ट में उपस्थित होगा या अधिवक्ता के द्वारा यानी एडवोकेट के द्वारा उपस्थित होगा और उसे सुने जाने का अवसर दिया जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो देखिए नेक्स्ट बात क्या बोल रही है, दोष मुक्ति के निर्देश को क्या करेगा, दोष सिद्धि में परिवर्तित कर सकता है। और किसी मामले में अपील होती है, देखिए मान लीजिए एक मैटर है, ये वाला एक मैटर है, इसमें अपील हो सकती थी। ठीक है, यहाँ पे अपील एक्सेप्टेबल थी, अपील की जा सकती थी।
लेकिन एक ये जो ए नाम का पक्षकार था, इसको अपील करनी थी, लेकिन इसने यहाँ पे अपील ना करके क्या किया, यहाँ पे लगा दी उसने पुनरीक्षण यानी कि रिवीजन की एप्लीकेशन लगा दी, क्योंकि इसको पता ही नहीं था कि क्या इस मामले में अपील हो सकती है या नहीं। तो अगर मालूम नहीं था तो यहाँ पे क्या होगा, इसके ये जो रिवीजन की एप्लीकेशन एक्सेप्ट की गई है ना, तो इसका क्या किया जाएगा, अपील की तरह यूज किया जाएगा। ये कहाँ बात बोल रखी है हमको 5th नंबर के पॉइंट पे, लेकिन 4 नंबर का पॉइंट क्या बोल रहा है कि किसी मामले में अपील होती है ना, लेकिन इस व्यक्ति ने क्या किया, अपील नहीं की गई। वहां उस पक्षकार द्वारा जो अपील कर सकता था, पुनरीक्षण की कोई कार्रवाई ग्रहण नहीं की जाएगी। मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति है, इसको इस मामले में अपील करने का राइट था, ठीक है, राइट था, लेकिन इसने क्या किया, अपील नहीं की। तो अगर तूने अपील नहीं करी है तो तेरे को रिवीजन का भी कोई राइट नहीं दिया जाएगा, तेरे को मौका दिया लेकिन तूने नहीं किया। 5th नंबर में पॉइंट में क्या हो रहा है, इसको पता नहीं था कि भाई इस मामले में अपील हो सकती है या नहीं, और इसने क्या किया, रिवीजन की एप्लीकेशन लगा दी। तो इस रिवीजन की एप्लीकेशन को किस तरीके से ग्रहण करेंगे कि उसने अपील की है, तो इसको अपील की याचिका के रूप में इसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। यहाँ पे रिवीजन ना होके फिर यहाँ पे क्या हो जाएंगी, अपील हो जाएगी और अपील के प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, कर लेना इन दोनों को। सेक्शन 443 कहता है उच्च न्यायालय के पुनरीक्षण के मामलों को वापस लेने या अंतरित करने की शक्ति, यानी विड्रॉल की और ट्रांसफर करने की पावर की बात कहाँ की जा रही है, 443 में, और सीआरपीसी में 402। क्या बोल रहा है, एक ट्रायल हुई, उसमें दोषित हुआ एक व्यक्ति, हाईकोर्ट में एप्लीकेशन लगाई, उस ट्रायल में कोई अन्य दोषित व्यक्ति पुनरीक्षण के लिए एप्लीकेशन सेशन कोर्ट में लगा देता है। यानी एक मामला है, ये ट्रायल चली, इसमें दो दोषित व्यक्ति हैं, ए और बी। ए और बी में क्या किया, ए ने लगा दी अपील हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट में एप्लीकेशन लगा दी इसने रिवीजन की, और एक ने लगा दी सेशन कोर्ट में। ठीक है, दो दोषित व्यक्ति थे, उन्होंने ये किया। हाईकोर्ट पार्टीज के सुविधा के अनुसार और क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए विनिश्चय करेगा कि दोनों में से कौन सा कोर्ट पुनरीक्षण के आवेदन को अंतिम रूप से निपटाएगा। यानी कि यहाँ पे हाईकोर्ट देखेगा, भाई एक व्यक्ति ने हाईकोर्ट में एप्लीकेशन लगा दी, एक ने सेशन कोर्ट में एप्लीकेशन लगा दी। अब हाईकोर्ट यहाँ पे देखेगा कि भाई मामला किस तरीके का है कि वो खुद निपटाए या उसको सेशन कोर्ट के पास में रहने दे। ठीक है, हाईकोर्ट को लगे कि मामला वो स्वयं निपटा सकता है तो वो क्या करेगा, सेशन कोर्ट से मामला अपने पास मंगवा लेगा। और अगर लगे कि भाई सेशन कोर्ट के द्वारा मामला निपटाया जा सकता है तो उसको क्या करेगा, सेशन कोर्ट के पास में भेज देगा, या ऑलरेडी सेशन कोर्ट के पास में ही मामला है तो उसको उसी के पास में रहने देगा। ठीक है, बहुत इजी लैंग्वेज में बताया गया है। आप जब एक्ट खोल के देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि मैम इतना सारा है, इतनी कलिष्ठ लैंग्वेज है, हम कैसे मैनेज करेंगे। लेकिन आप देखेंगे नोट्स के थ्रू जब पढ़ाती हूँ, मैं नोट्स खुद बनाती हूँ, कोई किसी किताब के नहीं है, कोई गाइड के नहीं है, तो आप लोगों को लगेगा कि इतनी इजी लैंग्वेज में हमको सब चीजें समझा रखी है। ठीक है, तो आप इसके थ्रू गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या करेगा कि हाईकोर्ट को मामला ट्रांसफर किया गया है तो माना जाएगा कि भाई उसने हाईकोर्ट में एप्लीकेशन लगाएगी, और सेशन कोर्ट को अगर मामला ट्रांसफर किया जाता है तो ऐसे लगेगा कि मान लो उसने सेशन कोर्ट में ही डायरेक्ट एप्लीकेशन लगाई थी। और जब हाईकोर्ट सेशन कोर्ट को अंतरित करता है तो पुनरीक्षण के लिए आवेदन जो होगा हाईकोर्ट या फिर अदर कोर्ट में नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, एक बार उसको ट्रांसफर कर दिया तो इसके बाद आप किसी मामले को किसी और कोर्ट में नहीं लगा सकते हो। ठीक है, फिर सेक्शन 444 कहता है पक्षकारों को सुनने का न्यायालय का विकल्प, यानी ऑप्शन की बात की जा रही है 444 में, वही सेक्शन है जो 403 में सीआरपीसी का है। तो जो भी कोर्ट अपनी रिवीजन की पावर को यूज कर रहा है वह पक्षकार को स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से सुने जाने का उसको कोई राइट नहीं है। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है तो वो क्या कर सकेगा, पार्टीज को स्वयं सुन सकता है या फिर एडवोकेट के माध्यम से सुन सकता है। ठीक है, ऑप्शन है, ए या बी मिल रखे हैं, ए ऑप्शन है, या तो सुन सकता है या फिर उसको लगे तो वो नहीं भी सुन सकता है। लास्ट सेक्शन है सेक्शन 445 जो बात करता है उच्च न्यायालय के आदेश का प्रमाणित करके निचले न्यायालय को भेजा जाना। हाईकोर्ट ऑर्डर टू बी सर्टिफाइड टू लोअर कोर्ट, क्या होगा, हाईकोर्ट क्या करेगा, ऑर्डर को सर्टिफाइड करके प्रमाणित करके जो लोअर कोर्ट होता है, निचला कोर्ट होता है, उसको भेज देगा। और उसको लगता है कि इसमें अमेंडमेंट भी किया जाना चाहिए तो हाईकोर्ट इसमें क्या कर सकता है, अमेंडमेंट भी कर सकता है। तो ये बात हुई हमारे निर्देश और पुनरीक्षण के संबंध में। कहां पे बात की हमने, सेक्शन 30 ऑफ सीआरपीसी और सेक्शन 32 ऑफ बीएनएसएस। उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। ठीक है, अब हम अपने अगले चैप्टर में मिलेंगे जो कि होगा चैप्टर नंबर 33। तो आप उस चैप्टर नंबर 33 को पढ़ने से पहले एक बार हल्का सा उसका ओवरव्यू देख के आया कीजिए,
जिससे कि आपको क्या पता चल जाएगा कि जब आप इसके साथ हमको पढ़ेंगे, मतलब हमारे साथ इस चैप्टर को पढ़ेंगे, तो इससे आपको लगेगा कि हाँ यार कुछ पढ़ा हुआ है, और जो समझ में नहीं आएगा वो आप इससे समझ जाएंगे। बाकी आप खुद लॉ के स्टूडेंट हैं, आपको भी लॉ की लैंग्वेज समझ में आती है, तो देखना ही नहीं है, इसको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है। छत्तीसगढ़ की वैकेंसी अनाउंस हो रखी है, जिसमें हमारे बीएनएस, बीएनएसएस, बीएससी वगैरह आ रहे हैं। आरजीएस की वैकेंसी अनाउंस हो गई है, जिसमें पुराने और नए लॉ दोनों आ रहे हैं। तो आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और मिलते हैं अब हम लोग एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच। इंडेक्सोपीडिया न केवल माइनर के संबंध में है, बल्कि है संबंध में मेजर के संबंध में भी। आखिर क्या है इंडेक्सोपीडिया के अंदर? इंडेक्सोपीडिया में आते हैं इंडेक्स। इंडेक्स से तात्पर्य हो गया जो भी हमारे एक्ट्स दे रखे होते हैं उनके स्टार्टिंग में दिए होती है इंडेक्स। इंडेक्स से क्या होता है, हम हमारे सेक्शंस को रिकॉल करते हैं। सेक्शंस रिकॉल करने से क्या होता है, हम क्या कर सकते हैं, हमारे सेक्शंस को याद कर सकते हैं। जब कभी हम जाते हैं जुडिशरी का एग्ज़ाम देने या फिर किसी एपीओ से रिलेटेड एग्ज़ाम देने, तो हमें क्या होता है, सेक्शंस रिकॉल होने बहुत ज़रूरी होते हैं। हम इतने मोटे मोटे एक्ट्स को साथ में नहीं लेके जा सकते हैं, इसलिए बनाई गई है इंडेक्सोपीडिया। ये हो गई हमारी माइनर के संबंध में इंडेक्सोपीडिया, और ये हो गई हमारे मेजर के संबंध में इंडेक्सोपीडिया। इसमें ना केवल पुराने एक्ट्स हैं, बल्कि हमारे जो नए एक्ट शामिल हुए हैं इनको भी इस इंडेक्सोपीडिया में शामिल किया हुआ है। यानी बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए भी हमारे इस इंडेक्सोपीडिया में शामिल है।